नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर द्वितीय चरण के जो साक्षात्कार चल रहे हैं, उस साक्षात्कार को लेकर बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे थे। अलग अलग तरीके के प्रश्न, कुछ कॉमन प्रश्न, कुछ नॉनसेंस प्रश्न, लेकिन सभी का जवाब देना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी मैं लगभग सभी को जवाब देता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे प्रश्न बहुत सारे लोगों के जहन में उठ रहे होंगे, तो क्यों ना यूट्यूब पे आके और कुछ बोल दिया जाए। तो मैं उसी को लेकर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के कमेंटों में मैं लूँगा एक तो ये कि सर आगे की क्या प्रोसेस है। जिन लोगों का की जो लिस्ट डल चुकी है उन लोगों के लिए आगे की क्या प्रोसेस है। तो प्यारे साथियों, आगे की प्रोसेस के बारे में पहले बोल चुका हूँ। आप लोग क्या करते हैं ना कि कुछ लोग तो वीडियो सुनते नहीं हैं फिर भी कमेंट कर देते हैं, है ना। तो देखिए, मैंने फिर बताया है, पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ कि आगे के लिए आपको जैसे ही यूनिवर्सिटी चाहेगी आपको कोर्स वर्क के लिए फ़ीस जमा करवाएगी और फिर आप लोगों का कोर्स वर्क प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। कई यूनिवर्सिटियों में गाइड पहले चुन लिया जाता है कोर्स वर्क से पहले, कई यूनिवर्सिटियों में कोर्स वर्क के बाद होता है। जनरली कोर्स वर्क के बाद ही गाइड चुना जाता है, और जब गाइड चुना जाता है तभी टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, और जब टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है उसके बाद सिनॉप्सिस बनाई जाती है। सिनॉप्सिस को फिर आरआरसी की जब मीटिंग होती है, आरआरसी होती है, उसमें सिनॉप्सिस प्रस्तुत की जाती है। आरआरसी ही आपकी सिनॉप्सिस को यानी कि आपके टॉपिक को अप्रूव करती है। आरआरसी ने जब आपके टॉपिक को अप्रूव कर दिया तो आपका टॉपिक फाइनल माना जाता है। फिर वो टॉपिक यूनिवर्सिटी के पास आता है और यूनिवर्सिटी उस टॉपिक के नाम से आपको एक लेटर जारी करती है, और उस लेटर के अकॉर्डिंग आपको उस लेटर में एक तिथि रहती है। उस तिथि से पहले पहले आपको एक निर्धारित शुल्क जमा कराना पड़ता है, जिसको पीएचडी रजिस्ट्रेशन शुल्क कहते हैं। और उस शुल्क को जिस दिन आप जमा करते हैं उस दिन से आपका वास्तविक एडमिशन माना जाता है पीएचडी में। ध्यान करना, उस दिन माना जाता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप पूछते हैं। अब आपको फिर से पता चल गया होगा कि पीएचडी की अगली प्रोसेस क्या होने वाली है। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा ये था, कई सारे लोग जो टॉपिक को लेकर अक्सर मेरे से डिस्कशन करते रहते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि देखो, टॉपिक आपको लगभग अपने ज़िले के ऊपर ही चुन लेना है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो लिमिटेशन नहीं करते, वो वर्ल्ड लेवल पे चुन लेते हैं। और वो जैसे नारीवाद पे किसी ने चुन लिया, उदारवाद पे किसी ने टॉपिक ले लिया कि साहब उदारवाद की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता, ऐसा लिख लेते हैं। टॉपिक बड़ा शानदार लग रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उदारवाद कहाँ का, संपूर्ण विश्व लेवल पे कर रहे हो क्या आप, हर स्टेट में, हर कंट्री में जाके, और आप उदारवाद को पढ़ोगे क्या, उदारवाद की के ऊपर शोध करोगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो हम कहाँ कर सकते हैं भाई? हमारे देश लेवल पे भी नहीं कर सकते। हम पूरे देश में घूम सकते हैं क्या? इतना टाइम है किसी के पास? यदि है तो वो ले सकता है, और आपने ले भी लिया ना तो वो वहाँ पे प्रोफेसर बैठे रहेंगे, वो निकाल देंगे, क्योंकि उनको भी पता रहता है कि वास्तविक शोध या इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता कि पूरे भारत लेवल में घूम सके। ठीक है, इसलिए टॉपिक को संकीर्ण रखो, संक्षिप्त रखो, ताकि आप अच्छे तरीके से और शोध कार्य कर सकें। ठीक है, इसलिए मैं लगातार बोलता हूँ कि अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसी के ऊपर आप लगभग अपना टॉपिक चुन लीजिए, और या फिर आप कोई बड़े व्यक्तित्व के ऊपर शोध करना चाहते हैं, जैसे इतिहास वाले हैं, पॉलिटिकल वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस में किसी एक थिंकर को आप ले सकते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ले लिया, वर्ग संघर्ष का एक सिद्धांत ले लिया, उसकी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता जोड़ के, वर्तमान से जोड़ के, और फिर उस पर शोध करने लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार का चल सकता है। लेकिन आपने कोई विचारधारा के ऊपर ले लिया, या जैसे राजपूतानी में आप ले लिए कि राजस्थान की महिलाओं का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। अब आप पूरे राजस्थान लेवल पे इतनी सारी महिलाओं को कैसे आप उनका शोध कर सकते हो? कहाँ से डाटा कलेक्ट करोगे? क्या आप हर ज़िले में जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। इसलिए आप अपने ज़िले की महिलाओं के ऊपर कर लीजिए, अपने ज़िले के जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं उनके ऊपर शोध कर लीजिए, या ज़्यादा नहीं तो आप अपने ज़िले और अपने ज़िले के टच वाला जो ज़िला है उसको ले लीजिए। इसके दो तीन फायदे होते हैं। एक तो जब आप शोध कार्य में उतरोगे ना, तब आपसे गाइड ये नहीं कह सकता कि जाइए अपने क्षेत्र में और शोध करके आइए, है ना। क्या कहेंगे हम? देखो, घर तो रहते ही हैं,
अपने घर पे रहते हुए शोध हो जाएगा यदि आपने अपना ज़िला चुना है तो। और यदि आप मान लो उत्तरी राजस्थान में रहते हो और दक्षिणी राजस्थान का आपने कोई ज़िला चुन लिया, तो फिर गाइड कहेगा जाओ भैया अपने क्षेत्र में वहाँ जाके डाटा डेटा कलेक्ट करके लाओ। तो आपको उत्तरी राजस्थान से दक्षिणी राजस्थान जाना पड़ेगा। आपने टॉपिक चुन लिया संपूर्ण राज्य बताने का, तो आपका गाइड आपसे कह सकता है कि अब दौसा जिले में जाओ, अब अलवर में जाओ, अब जयपुर में जाओ, अब जैसलमेर में जाओ, अब हनुमानगढ़ में जाओ, अब आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाओ। तो पूरे राजस्थान में घुमाते रहेंगे आपको गाइड साहब। इसलिए भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने टॉपिक को इतना समेट दीजिए अभी कि आपको भविष्य में कोई समस्या ही नहीं आए। और चूंकि अपने ज़िले में रहकर अपन शोध बेहतर कर सकते हैं, अपने ज़िले के बारे में हम खूब अच्छा जानते हैं, इसलिए अपने ज़िले से संबंधित जैसे कोई भूगोल का बंदा है तो अपने ज़िले में कोई भी मान लो खान खनिज मतलब कोई भी खान है किसी भी खनिज की, या कोई भी ज्योग्राफी से संबंधित कोई नदी वगैरह जा रही है, या कोई अन्य कोई उद्योग वगैरह है, तो उसके ऊपर कैसे भी करके और आप कर लीजिए वहाँ की जलवायु वगैरह के ऊपर जैसे भी आपको टॉपिक सूटेबल लगे। और अपने ज़िले से या ज़्यादा भी बड़ा आप करना भी चाह रहे हैं तो मैक्सिमम आप संभाग लेवल पे चल जाइए, इससे ज़्यादा मत करना, वरना आप भविष्य में फिर जो है थोड़े से उलझ जाओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक को लेकर बड़ी समस्या आ रही थी। फिर शोध प्रस्ताव कैसे बनाए इसको लेकर भी आ रही थी। देखो आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने शोध प्रस्ताव कैसे बनाए इसके ऊपर बेहतरीन वीडियो बना रखा है और बहुत बार वो वीडियो देखा गया है, सबसे ज़्यादा बार देखा गया है शायद। तो आप उस वीडियो को देखें, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने उसमें बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया तरीके से समझाया है कि शोध प्रस्ताव कैसे बनाएं। ठीक है, कुछ साथी ये कह रहे थे कि सर शोध प्रस्ताव लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना, तो मैं बता दूं आपको, शोध प्रस्ताव जो लेकर जाएगा उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है, जो नहीं लेकर जाएगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको कम मार्क्स मिलेंगे, आप बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो कोई शोध प्रस्ताव लेकर जाएगा तो सीधी सी बात है ना, वो सोचेंगे देखो बच्चा अवेयर है, यूनिवर्सिटी ने नहीं मंगाया फिर भी ये लेकर आया है, इसका मतलब इसको शोध में रुचि है और शायद ये वास्तव में शोध करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए शोध प्रस्ताव बनाकर लेके जाइए। और अधिकांश लोग ये भी कह रहे थे, जिन लोगों ने शोध प्रस्ताव बनाया है वो ये कह रहे थे कि सर इसमें बाइंडिंग करवानी पड़ेगी या इसको स्टेपलिंग करवाएं या मतलब क्या करें। तो देखिए वहाँ पे तो आपको फोटोकॉपी लगानी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ शोध प्रस्ताव की, पहली चीज़। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो ओरिजिनल को देख सकते हैं, इसलिए ओरिजिनल में आप स्पाइरल भी करवा सकते हैं, आप पंचिंग भी करवा सकते हैं, आपको जैसे केवल पंचिंग करके ले जाइए, है ना, तो जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा ले जाइए। शोध प्रस्ताव सिर्फ आप ही के काम आएगा, यूनिवर्सिटी शोध प्रस्ताव कभी अपने पास नहीं रखती है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये केवल शोध का प्रस्ताव रखने के लिए काम आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो प्रस्ताव रखने के लिए साक्षात्कार में आप यानी कि आपको जो जवाब देने होते हैं ना, वो शोध प्रस्ताव से ही देने होते हैं, क्योंकि शोध प्रस्ताव में वही सारे पॉइंट होते हैं जो एग्जामिनर साक्षात्कार के दौरान आपसे पूछता है। पीएचडी के साक्षात्कार में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने शोध प्रस्ताव में मैटर डाला है, इसलिए शोध प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और आप शोध प्रस्ताव बनाएंगे, टॉपिक अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे, टॉपिक सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीमांकन भी करेंगे, आपको किसी प्रकार की जो है सीमांकन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। सीमांकन क्या होता है, क्यों करना होता है, ये भी आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, या कॉर्नर में नंबर देख रहे हैं उस पर आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, बाकी अन्य पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए या पीएचडी संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो सफलता विजन्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी सूचना आपको वहीं पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।